बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइस का एनालिसिस लास्ट टाइम स्टडी किया था। आज की हमारी डिस्कशन है स्टेबिलिटी ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बाइस। हम देखना चाहते हैं क्या वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट को हम इस्तेमाल करते हुए अपने क्यू पॉइंट को, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को, और डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट किसको कहा जाता है, यानी एक्चुअली में ये वैल्यू होती है आईसी और वीसीई की। तो क्या इनको स्टेबल रख पाता है वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट या नहीं रख पाता। तो ये हमारे सामने वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट, जिसमें आपने एक ही पावर सप्लाई से आउटपुट वाली साइड और इनपुट वाली साइड को आपने बाइस किया हुआ है। अब मैं इस सर्किट को यहाँ से ब्रेक करता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि मुझे पता है इनपुट वाली साइड पे R1 और R2, ये R1 और R2 लगे हुए और इनके साथ VCC अटैच है। सेम यही वाली सिचुएशन आउटपुट वाली साइड पे है कि आउटपुट वाली साइड पे VCC है, उसके बाद RC है, उसके बाद कलेक्टर और एमीटर, और लास्ट पे एमीटर टर्मिनल। अब सबसे पहला काम ये होगा कि हमने इसको इनपुट वाली साइड पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि ये इनपुट पे बेस टर्मिनल है। अब बेस टर्मिनल के ऊपर आने वाला हमने वोल्टेज मालूम करना है, और दूसरे नंबर पे बेस टर्मिनल पे टोटल कितनी रेजिस्टेंस एक्सटर्नली मौजूद है वो मालूम करना है। तो इसके लिए हम सर्किट एनालिसिस पढ़ चुके हैं। तो सर्किट एनालिसिस में आप थेवेनिन थ्योरम वाला टॉपिक जो है वो ज़रा रिवाइज़ कीजिएगा दोबारा से। तो आप देखें, सबसे पहले आप बेस पे रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। जो बेस पे रेजिस्टेंस मालूम कर देंगे उस वक़्त हम इस बैटरी को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। हम जब भी थेवेनिन रेजिस्टेंस मालूम करते थे तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते थे। तो जब ये R1 की लेफ़्ट साइड भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो होगा ये कि R2 और R1 की एक साइड पहले से ही आपस में अटैच्ड है, R2 की दूसरी साइड ग्राउंड है, R1 की दूसरी साइड भी ग्राउंड हो जाएगी जब VCC को ग्राउंड किया जाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी R2 R1 ओवर R1 प्लस R2, यानी ये दोनों एक्चुअली में इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो ट्रीट होगा। नेक्स्ट, आपने बेस पे आने वाला वोल्टेज मालूम करना है। अब बेस और ग्राउंड के दरमियान तो रेजिस्टेंस लगी हुई है R2, तो आप लिखें R2 ओवर R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है, वोल्टेज डिवाइडर नाम ही इसीलिए R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो इसका मतलब है ये जो इनपुट पे हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एक है VCC, एक है R1 और एक है R2। हम इन तीन कंपोनेंट को दो कंपोनेंट में सिंप्लीफाई कर चुके हैं कि हम टोटल रेजिस्टेंस जो अटैच करेंगे वो होगी R थेवेनिन, वो आपने अटैच कर दी, और टोटल वोल्टेज जो इस साइड पे लगेंगे वो उसको कहेंगे V थेवेनिन। तो इसका मतलब है इस सर्किट को आपने सिंप्लीफाई करके इस सर्किट में मॉडल कर लिया है। अब देखें, आप बेस वाली साइड पे जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो है V थेवेनिन, ये है हमारा गिवन वोल्टेज, यानी ये EMF है। KVL कैसे अप्लाई करते थे, लेफ़्ट साइड पे EMF और राइट साइड पे पोटेंशियल ड्रॉप रखते थे। तो यहाँ पर EMF सोर्स यही है V थेवेनिन। अब ज़रा देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप। सबसे पहले तो ये R थेवेनिन वोल्टेज ड्रॉप करेगी। कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी, IB इंटू R थेवेनिन, क्योंकि इसमें से गुजरने वाला करंट IB है क्योंकि ये बेस के साथ अटैच्ड है। उसके बाद आपको बेस और एमीटर जंक्शन को अबूर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कुछ वोल्टेज बेस और एमीटर जंक्शन ड्रॉप करेंगे, और फिर आपको एमीटर से ग्राउंड तक जाना पड़ेगा। तो एमीटर और ग्राउंड के दरमियान भी एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, ओहम्स लॉ से आप मालूम कर लें, IE/RE। अब VBE को दूसरी साइड पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो V थेवेनिन माइनस VBE, ये IB है। अब IB आप जानते हैं किसके बराबर है, IC ओवर बीटा DC, और IC और IE बराबर हैं, क्योंकि अगर IB स्मॉल होगा तो IC और IE तकरीबन बराबर हैं, तो IE ओवर बीटा DC। तो यहाँ पर ये जो IB लिखा है आप IB की जगह लिख देंगे IE ओवर बीटा DC। अब आप इन दोनों टर्म में से देखें, IE कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा RE, और यहाँ पर बचेगा R थेवेनिन ओवर बीटा DC। तो उसको आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब है IE की वैल्यू क्या होगी, V थेवेनिन माइनस VBE, और यहाँ पर जो RE था और प्लस R थेवेनिन ओवर बीटा DC था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, तो RE प्लस R थेवेनिन ओवर बीटा DC। अब हम जानते हैं IE और IC तकरीबन सेम है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसके ऊपर जो है वो अपना एनालिसिस ये करना चाहते हैं, क्या ये IE की वैल्यू या IC की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है या चेंज होगी। अब टेम्परेचर की वेरिएशन से दो चीज़ें चेंज होती हैं। नंबर 1 बीटा DC चेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तब कैरियर की तादाद बढ़ेगी,
और अगर टेम्परेचर कम होगा तो कैरियर की तादाद कम होगी, तो बीटा डीसी की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और दूसरे नंबर पे बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कहते हैं नॉमिनली उसकी वैल्यू है 0.7, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी वैल्यू कम होती है और टेम्परेचर के कम होने से उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन VBE में जो वेरिएशन आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। VThevenin के मुकाबले में उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो इसका मतलब अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएं, VThevenin VBE के मुकाबले में काफ़ी लार्ज हो और ओवर में देखें RE इस RThevenin डिवाइडेड बाय बीटा DC वाली टर्म से बहुत लार्ज हो, तो उस वक़्त IC विल बी एसेंशियली कांस्टेंट, क्योंकि आप इस VBE को निगलेक्ट कर सकते हैं उस वक़्त और ये RThevenin ओवर बीटा DC को निगलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन बनेगी VThevenin ओवर RE, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर आप वोल्टेज डिवाइडर बाइस में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उस वक्त RThevenin ओवर बीटा DC के मुकाबले में RE की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। इसका मतलब है ये जो अमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक्चुअली में यही हमारे कलेक्टर करंट को और अमीटर करंट को स्टेबलाइज करता है। तो अमीटर रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी हम देखते हैं कि अमीटर रेजिस्टेंस के बगैर क्या सिचुएशन बनेगी। अब VCE किसके बराबर होता है? वो होता है VCC माइनस IE इंटू RC प्लस RE। अगर IC या IE को आप कांस्टेंट करने में कामयाब हो जाएंगे तो लाजमी सी बात है VCE भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें आप कांस्टेंट कर पाएंगे, लेकिन कंडीशंस ये हैं, ये वाली कंडीशन इजीली पूरी हो जाती है और ये वाली कंडीशन उस वक्त पूरी होगी जब RE की वैल्यू लार्ज होगी। वैसे आप देखें जो RThevenin था ये क्या चीज़ थी? ये दो चीज़ों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम होती है। इसका मतलब है RThevenin इटसेल्फ R1 और R2 के मुकाबले में कम है और जब उसको बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा तो एक लार्ज फैक्टर था, 100, 200, 300 इसकी वैल्यू जो है वो थी, तो इसका मतलब है मज़ीद कम हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी हमें जो है वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है और अगर आप RE को बढ़ा देंगे तो फिर तो डेफिनेटली ये जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। अब सिचुएशन ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं हम RE को ज़ीरो कर देते हैं, यानी यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाते ही नहीं हैं, मीटर को डायरेक्ट ग्राउंड करते हैं, तो होगा ये, यहाँ पर RE ज़ीरो हो जाएगा। अब सिचुएशन बनेगी VThevenin माइनस VBE ओवर RThevenin डिवाइडेड बाय बीटा DC और ये ओवर वाला बीटा DC सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सिचुएशन ये आ जाएगी। अब तो आप देख रहे हैं कि IE की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? IE की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रही है बीटा DC पे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, बीटा बढ़ा, IE बढ़ गया और IE बढ़ा तो VCE कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हम तो जो है वो सैचुरेशन की तरफ चले गए। अगर टेम्परेचर कम हुआ बीटा DC कम हो गया, बीटा DC कम हुआ तो IE भी कम हो गया और IE कम हुआ तो VCE बढ़ गया, हम कट ऑफ की तरफ धकेले गए। तो इसका मतलब है अगर आप RE को ज़ीरो रख देते हैं तो उस वक़्त स्टेबिलिटी का कोई चांस नहीं है। स्टेबिलिटी पैदा ही कौन कर रहा है? RE कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो RE है एक्चुअली में ये स्टेबिलिटी पैदा करता है। तो IE बिकम्स बीटा DC डिपेंडेंट व्हेन RE इज़ ज़ीरो और इसका मतलब है Q पॉइंट अब रिमेन फिक्स नहीं रहेगा क्योंकि ये टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ चेंज होता है। तो इसका मतलब है वोल्टेज डिवाइडर 22 में नंबर 1 जो वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक आपने इस्तेमाल की है वो इसलिए है कि सर्किट सिंप्लीफाई हो जाए, हमें एक ही बैटरी से दोनों साइड पे जो है वो बाइसिंग प्रोवाइड करने में आसानी पैदा हो जाए। दूसरी चीज़ आपने जो RE जो इस्तेमाल किया है उसका काम है इस Q पॉइंट को यानी IC की वैल्यू को और VCE की वैल्यू को स्टेबलाइज़ करना, और अगर आप इसको स्टेबलाइज़ करने में कामयाब हो जाएंगे तो उस वक्त ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सर्किट जो है वो ना सैचुरेशन की तरफ ड्रिफ्ट करेगा ना वो कट ऑफ की तरफ ड्रिफ्ट करेगा और वो एक अच्छे लीनियर एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव करेगा जिसको आप जो है वो अच्छे सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी इनपुट AC जो है वो एज़ इट इज़ रिप्रोड्यूस हो जाएगी आउटपुट पे विद एम्पलीफिकेशन। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।